Hello students, today we are continuing our 10th chapter that is wave optics. प्रीवियस क्लास में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स। पहले हम एडिशन करके दिखाएंगे, फिर उसके केसेस बना के वहाँ से कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज को डिफाइन करेंगे। So let the oscillating electric field produced at a point P by the two sources is given by E1 and E2। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो सोर्सेज हैं हम उनकी इक्वेशन लिख रहे हैं। तो हमने वेव की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, साथ में हम फंक्शन लेते थे साइन या कोस का, फिर उसके साथ आता था उसका फेस फाई को आप फर्दर लिख सकते हो इनिशियल फेस प्लस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ टाइम टी में उसने जितना फेस कवर किया है वो। तो ये इसकी दो फॉर्म्स हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट या ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। तो यहाँ हम कोस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ई वन विल बी इक्वल टू ए वन कोस ओमेगा वन टी प्लस फाई वन एंड ई टू की वैल्यू क्या आएगी? ए टू कोस ओमेगा टू टी प्लस फाई टू। नाउ हमें इंटेंसिटी पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड की स्केयर की। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, सो आई वन विल बी इक्वल टू के ई वन स्केयर। ई वन की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा के ए वन स्केयर टू स्केयर ओमेगा वन टी प्लस फाई वन एंड आई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? के ए टू स्केयर ओमेगा स्केयर के ए टू स्केयर टू स्केयर ओमेगा टू टी प्लस फाई टू। अब टोस की वैल्यू लाई करती है कहाँ से? -1 to 1, सो टोस स्केयर की लाई करेगी फ्रॉम 0 to 1। सो एवरेज क्या हो जाएगा? 1/2। सिंस एवरेज ऑफ टोस स्केयर थीटा इज 1/2, सो आई वन की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? के ए वन स्केयर डिवाइडेड बाई 2, टोस स्केयर की जगह 1/2 पुट कर दिया फॉर एवरेज, और आई टू की क्या आ जाएगी? के ए टू स्केयर और टोस स्केयर की जगह 1/2 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आई वन और आई टू की एवरेज वैल्यूज आ गई। अब जब दोनों वेव्स सेम पॉइंट को इल्यूमिनेट करेंगे, जैसे मान लो ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर ई वन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव भी आ रही है और जिस वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू है वो भी वेव आ रही है। तो यहाँ पर क्या होएगा? सुपरपोजिशन होएगा और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ गिवन टाइम टी आएगी वो क्या आएगी? वेक्टर सम ऑफ आई वन एंड आई टू। तो आई वन की वैल्यू आपके पास थी के ई वन स्केयर और आई टू की क्या थी? के ई टू स्केयर। जब हम वेक्टर सम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के ई वन प्लस ई टू होल स्केयर, क्योंकि ई वन और ई टू वेक्टर हैं तो हमें इन दोनों का सुपरपोजिशन करवाना पड़ेगा। पहले पॉइंट ये नोट करना है कि आपने ई वन स्केयर प्लस ई टू स्केयर नहीं लिखना, ई वन प्लस ई टू करके उसका स्केयर करना है। तो आपके पास आ जाएगा के ई वन स्केयर प्लस के ई टू स्केयर, साथ में जब आप होल स्केयर ओपन करते हो 2ab भी आता है तो साथ में आ जाएगा 2k(e1 e2)। अब आई का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो तो क्या आएगा? i1 i2 और जो दोनों की सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी आई है दैट इज़ i12। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करवाओगे तो आपके पास i12 की वैल्यू आ जाएगी 2k(e1 e2)। अब यहाँ पर e1 की और e2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? e1 की वैल्यू क्या थी? a1 कोस ओमेगा वन टी प्लस फाई वन और e2 की क्या थी आपके पास? a2 कोस ओमेगा टू टी प्लस फाई टू। अब आपको पता है 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। वो फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पर ए की जगह क्या है? ओमेगा वन टी प्लस फाई वन और बी की जगह क्या है? ओमेगा टू टी प्लस फाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब ओपन इसको ऐड करवाओगे तो आएगा ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड करवा दो, टी कॉमन निकाल के ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू आ जाएगा और फाई वन प्लस फाई टू आ जाएगी सेकेंड टर्म। फिर जब आप ए माइनस बी लोगे वैसे ही लेना है, ओमेगा और टी वाली टर्म्स तो एक साथ लेनी है और फाई को अलग लिख दिया। क्लियर?
अब टॉस एक्स की एवरेज क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था टॉस की वैल्यू लाई करती है -1 to 1, सो टॉस की एवरेज होती है 0, -1 और 1 की, वेयर एक्स इज़ पॉजिटिव। तो अगर हम इसका एवरेज लेंगे, फर्स्ट टर्म तो क्या बन जाएगी 0 टॉस वाली, और एवरेज ऑफ सेकेंड टर्म भी 0 आएगी अगर ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 है। सो ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसकी तो एवरेज हमेशा ही 0 आएगी, और अगर ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 है तो सेकेंड टर्म की भी 0 आएगी। अब अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होएगा, आपके पास टॉस 0 बन जाएगा ना, एंड टॉस 0 की तो वैल्यू 1 होती है। तो अगर कोई और केस आ रहा है तो वैल्यू 0 होएगी, एवरेज वैल्यू तो 0 होएगी, लेकिन अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल है तो 0 नहीं होएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ओमेगा 1 को ओमेगा 2 के इक्वल लेके चलते हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम लेके चलते हैं। तो जो एवरेज आएगी 2k A1 A2 की वो क्या आएगी k A1 A2 क्रॉस phi1 माइनस phi2। क्लियर। तो यहाँ से I12 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, A1 तो ले दिया हमने √I1, A2 तो ले दिया √I2, तो आपके पास I12 की वैल्यू आ जाएगी 2√I1 I2 क्रॉस phi1 माइनस phi2। अब हमें पता क्या चला कि इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें ऐसे दो सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ऐसे दो सोर्सेज की नीड है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल हो और उनका कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे phi1 माइनस phi2 ले रहे हैं, ये फेजेस का डिफरेंस बता रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए एक कंडीशन, सेकंड उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं, ऐसे पेयर ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब अगर इल्यूमिनेशन दो कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से आ रहा है तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दो। आई की वैल्यू थी आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I12 की वैल्यू कितनी आई 2√I1 I2 क्रॉस phi1 माइनस phi2। तो ये आपके पास कंडीशन बन गई इंटरफेरेंस की जब आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज है। फिर अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, बट जो उनका फेज डिफरेंस है phi1 माइनस phi2 उसकी स्टेबल वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो एवरेज कितनी आएगी phi1 माइनस phi2 की, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कितनी आएगी 0 ओवर अ फुल साइकिल। हैंस I12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो I किससे इक्वल बचेगा, ओनली जो I12 टर्म थी वो 0 बन गई आपकी। तो I आपके यहाँ इक्वल बचा सिर्फ I1 प्लस I2 की। ऐसे दो सोर्सेज जिसमें आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है वो सीधा एडिशन से मिल रही है, सिंपली द सम ऑफ टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज। इसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज, जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस से लाइट एमिट नहीं करते सोर्स ऑफ लाइट, उनको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट। और कोहेरेंट के लिए दो कंडीशन है, एक तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, सेकंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप सोर्सेज को बोलोगे इनकोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर। फिर आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, अगर आप 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले रहे हो, जैसे मान लो कि हमने एक सोर्स यहाँ ले लिया, एक सोर्स यहाँ ले लिया, यहाँ पे कोई और लेज़र ले ली, जैसे मान लो हीलियम नियॉन लेज़र ले ली मान लो, और यहाँ पर कोई और डिफरेंट ले ली, तो जब भी आपके पास दो डिफरेंट सोर्सेज होंगे वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, बिकॉज इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आएगा, उनका टाइम पीरियड अलग होएगा, सब कुछ अलग होएगा। अगर टाइम अलग है तब भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट तो यही है कि आप कोहेरेंट सोर्सेज तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकेंड है जो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन से भी रिफ्रैक्शन से भी। या जैसे आपने मान लो ये सोर्स लिया, आपने यहाँ से 2 स्लिट बना दी,
ठीक है। यहाँ से लाइट रेज सारी जगह इल्यूमिनेट करेंगी ना, तो यहाँ से स्लिट में से बाहर आ जाएंगी, यहाँ से आ जाएंगी। फर्दर ये भी आपस में क्या करेंगी, पहले तो फैलेंगी, तो ये इस टाइप से हर डायरेक्शन में फैल जाएंगी और फिर हमें क्या मिल जाएगी, दो सोर्सेज मिल गए हमें कोहेरेंट सोर्सेज। फिर ये आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, राइट। और फर्दर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से भी टू कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हो। जैसे अगर मान लो एक नेचुरल आ रही है आपके पास, फिर यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होती जा रही है, तो ये दोनों जो नेचुरल है यहाँ से और ये जो रिफ्लेक्टेड है, इनका भी क्या होएगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होएगा, ठीक है। और अगर आप रिफ्रैक्शन से देख रहे हो तो रिफ्रैक्शन से भी आपको कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा, बट क्योंकि ये सिंगल सोर्स से हैं, टू इंडिपेंडेंट सोर्स से बट कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव नहीं करेंगे, क्लियर। सो कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या आएगा, मीन्स फर्स्ट तो वही आ जाएगी कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स और बाय अ सिंगल डिवाइस। इसमें in this case any phase change is in one is simultaneously accompanied by the phase change in other। अगर मान लो आपके पास सिंगल सोर्स है, आप एक में फेस चेंज कर भी देते हो तो साइमल्टेनियसली दूसरा सोर्स भी उसको अकम्पनी करेगा, दैट्स वाई कोहेरेंट सोर्सेज सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होंगे। फर्दर टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर बाय द सोर्स और इट्स वर्चुअल इमेज आप रिफ्लेक्शन किसी से भी बना सकते हो। टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ओरिजिनल ही लेना है, आप दो इमेजेस भी ले सकते हो, वर्चुअल भी ले सकते हो, रियल भी। सेकंड पॉइंट में वर्चुअल लिखा हुआ है, थर्ड में रियल लिखा हुआ है। फिर है द टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो वर्ड को, मोनो प्लस क्रोमैटिक मतलब जिसका एक कलर हो। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें कलर मिलते हैं, तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है कि जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करवाएं। इफ़ द सोर्स गिव्स वाइट लाइट में जिसमें नंबर ऑफ कलर्स हैं, मीन्स वहाँ पर आपको नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मिलेंगी, तो यहाँ पर आप सोर्सेज को कोहेरेंट नहीं बोलोगे क्योंकि हर वेवलेंथ अपना ही इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देती रहेगी और फ्रिंज विड्थ भी डिफरेंट होएगी डिफरेंट वेवलेंथ से, तो ये सारी फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाएंगी और फिर हमें ना तो फ्रिंजेस क्लियर दिखेंगी, हैज़ी दिखेंगी, और हो सकता है कि अगर सारी की सारी ओवरलैप कर जाएं तो हमें वाइट ही दिखे। तो आपके पास जो सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। फिर है द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम सोर्सेज शुड बी स्मॉल। पार्ट डिफरेंस जितना स्मॉल होएगा उतना आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। फर्दर आप उसको स्मॉल लेके चलो तो आपको ज़्यादा इजीली और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। और अगर पार्ट डिफरेंस लार्ज है तो हम यहाँ पर क्या होएगा कि पार्ट डिफरेंस एक तो लार्ज होएगा। सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि जैसे ये मान लो एक लाइट रे हमें इतना पाथ ट्रैवल करने के बाद मिल रही है और सेकंड हमने ये सोर्स यहाँ पे था तो हमें सेकंड डायरेक्ट मिल गई, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई और सोर्सेज अपनी लाइट इंटरमिक्स करवा दें तो हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन भी मिल सकती है उस केस में। और फर्दर यही है कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी या ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, सब कुछ एक हैजी सा बन जाएगा। मतलब जो फ्रिंजेस हैं वो भी ज़्यादा ब्राइट नहीं होंगे और जहाँ बीच में डार्क होना चाहिए था वो भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे इल्यूमिनेशन होएगी, तो सब कुछ एक हैजी सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर है अब हम इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, तो ये जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है। आपको नॉर्मली अगर आप एक कोहेरेंट सोर्स ले रहे हो तो आपको इतने एरिया में मान लो लाइट मिल रही है। अब आपने इंटरफेरेंस में क्या देखा कि अगर आपने एक और सोर्स रख दिया तो यहाँ पर लाइट बढ़ नहीं रही बल्कि फ्रिंजेस बन रही हैं, एक ब्राइट एक डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, इस टाइप से।
तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources. Thus we have two coherent sources of light जो continuously emit कर रहे हैं waves of same frequency, same amplitude and in the same phase, or we can say with a constant phase difference. सेम फेज है तो फेज डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, या हम कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस वाले भी ले सकते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। ये नहीं है कि यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन ही मिलेगी दो सोर्सेज से, आपको यहाँ पर फ्रिंजेस मिलेंगी, एक ब्राइट एक डार्क। सम पॉइंट्स पर तो क्या होएगा कि ट्रस्ट के ऊपर फॉल करती है तो मैक्सिमम हो जाएगी एम्पलीट्यूड, और जहाँ पर ट्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रही है वहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर ट्रस्ट के ऊपर आ रही है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसको तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पर ट्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ रही थी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे नीचे शो भी किया हुआ है, y1 एंड y2 हमने दो अलग अलग सोर्सेज की डिस्प्लेसमेंट मानी है। तो यहाँ पर ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट आई तो जो सेकंड वाली थी उससे भी हमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिला, तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में क्या होएगा, y1 और y2, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव कही है, y1 और y2 ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट आ रही है, बढ़ रही है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रही है, ट्रफ भी बढ़ रही है, और इसमें ट्रस्ट के ऊपर क्या पड़ रही है, ट्रफ, तो ये रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रस्ट, तो ट्रफ का भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। फिर है हमारे पास यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यन ने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था कि एक स्लिट ली थी जिसमें 2 होल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हमने 2 होल्स दिखा रखे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब एक हमने सोर्स लेना है एस, यहाँ से देखो क्या निकलेंगी, लाइट निकलेगी, वेव फ्रंट्स आएंगे, फिर यहाँ से ये जो बनेगा ये स्टैंडर्ड सोर्स बन जाएगा। प्राइमरी वेव फ्रंट पर जो पॉइंट होते हैं वो स्टैंडर्ड सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ से अगेन वेव फ्रंट बनने स्टार्ट होंगी, इस सोर्स से भी अगेन वेव फ्रंट बनने स्टार्ट होंगी। तो जहाँ पर डॉट दिखाई है वहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर हमने क्रॉस दिखाया है वहाँ पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर, आपको ये अल्टरनेट मिलेंगे, एक ब्राइट और एक डार्क, तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 1 बाय 1 मिलेंगे। एक ब्राइट मिलेगी फ्रिंज मीन्स जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, और एक मिलेगा जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहेगा। ये अल्टरनेट मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर एक क्रॉस के बाद एक आर्क पे देखो, एक क्रॉस के बाद एक डॉट आ रही है, फिर क्रॉस आ रहा है, फिर डॉट आ रही है, इस टाइप से। तो यानी इन 1802 में डेमोन्स्ट्रेट किया था फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। सेटअप हमने शो कर रखे हैं। एस क्या है, एक नैरो स्लिट है जो इल्यूमिनेट हो रही है बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट अ सूटेबल डिस्टेंस ए और बी। 2 फाइन स्लिट्स हैं जिनको हमने पैरेलल रखा हुआ है, जैसे हमने दिखाई थी, ये सोर्स है, यहाँ पर ए था और यहाँ पर नीचे बी था, तो वो 2 स्लिट्स ली हुई हैं। और फिर हमने जब स्क्रीन को प्लेस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स, तो हमें क्या मिले, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिले। अब एक्सप्लेनेशन क्या होगी इनकी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की, ये एक्सप्लेन होएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो इल्यूमिनेट कर रहा है स्लिट्स को, वो क्या करेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट भेजेगा। फिर जो स्लिट्स में से वेवफ्रंट मिलेंगे वो स्टैंडर्ड वेवफ्रंट मिलेंगे। फिर जब एक की ट्रस्ट दूसरे की ट्रस्ट पे फॉल कर रही है और ट्रफ पे फॉल कर रही है, वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी।
इसके अपोजिट जब ट्रफ पे फॉल करेगी वहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा और डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, अब कंडीशंस क्या हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जैसे हमने मान लो दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो y1 को हमने ले लिया a1 साइन ओमेगा टी, y2 तो ले लिया b साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट वेव अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इक्वल होएगी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब दोनों को हमने ऐड करवाने, आपके पास क्या बन जाएगा a साइन ओमेगा टी, अब b साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नाउ आपके पास साइन ओमेगा टी कॉमन निकालना है, तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी कोस फाई और फिर हम निकालेंगे यहाँ से बी साइन फाई को अलग लिख दिया है तो हमारे पास ए की टर्म, बट हमने बी साइन फाई को बाहर लिख दिया और अंदर लिख दिया कोस ओमेगा टी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनको हम पुट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ए प्लस बी कोस फाई को हमने पुट कर दिया आर कोस थीटा, सॉरी इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस, तो इसको हमने पुट कर दिया आर कोस थीटा और इसको पुट कर दिया आर साइन थीटा। अब हमने पुट क्यों किया, ताकि हमारे पास एक जो रिजल्टेंट वेव मिले वो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में मिले, आइदर साइन और कोस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आएगा, साइन ओमेगा टी आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। फिर यहाँ से आर कॉमन निकाल के साइन ए कोस बी प्लस कोस से साइन बी बन गया, मीन साइन ए प्लस बी। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें आर की तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड और थर्ड का शेयर करके ऐड करना पड़ेगा। ये सेकंड इक्वेशन है आपकी और ये थर्ड, तो हमने इस सेकंड और थर्ड को शेयर करके ऐड करवाया तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई। और अगर आप आई आर इंटेंसिटी निकालोगे तो वो आएगी के आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दी तो ये आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आर स्क्वायर की आपके पास क्या वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई। कोस फाई क्या होता है 1, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आर स्क्वायर की इक्वल मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर की। अगर हम कोस फाई को 1 नहीं लेते, 1 से स्मॉलर लेते हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 1 से कम से मल्टीप्लाई होएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ माइनस ही होते आ रहे हैं ना, तो वो कंडीशन बनेगी डिस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव के लिए कोस फाई को 1 ले लिया तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। आर मैक्सिमम कितना होएगा ए प्लस बी, कोस फाई मैक्सिमम किस पे होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एक्सेट्रा। तो फाई को हम जनरल लिख सकते हैं 2n पाई, और यहाँ से अगर हम पार्ट डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा 2 पाई के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा, 1 की कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा बाय 2 पाई और 5 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये आपके पास पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ से एच की वैल्यू आ गई एन लैम्डा, तो कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस बन गई 2n पाई और पार्ट डिफरेंस बन गई एन लैम्डा। नाउ डिस्ट्रक्टिव के लिए कोस फाई की वैल्यू -1, तो आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। यहाँ से फाई की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा 2n-1 इंटू पाई, फिर एच को लोगे लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, तो एच की वैल्यू आ जाएगी n-1 बाय 2 इंटू लैम्डा। क्लियर, थैंक यू।